सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपने इस सेशन में ना सेंटर ऑफ मास कोलिजन के सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो हमसे जेई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जून अटेम्प्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन सभी सेशंस का जो क्वेश्चन पीडीएफ है उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा 4 स्टेप है, उसको फॉलो कीजिए। इस तरीके का आपको पीडीएफ मिल सकता है जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और अपना सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है। सवाल में क्या है, हमसे पूछता क्या है, 2 बिलियर्ड balls of mass 0.05 kg each moving in opposite direction with 10 meters per second collide and rebound with the same speed. If the time of duration of contact is this much, तो हमसे फोर्स पूछ रहा है जो कि बॉल्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। सो मुद्दे की बात यह है कि दो आपको बिलियर्ड बॉल जो है एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे एंड आफ्टर दी कोलिजन दोनों सेम वेलोसिटी से रिबाउंड भी कर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको परफेक्टली इलास्टिक टाइप कोलिजन रहा होगा, लेकिन हमसे सवाल में ये सब नहीं पूछ रहा है। राइट हमसे क्या पूछ रहा है, इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका वेलोसिटी v, इसका v एंड आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में अब v है। सही बात है। अच्छा, तो यहां पे जाहिर सी बात है कि हमें जो फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, राइट। एक बॉल दूसरे पे अगर कैपिटल F फोर्स लगाया है, राइट, तो ये वाला बॉल भी इस पे कैपिटल F फोर्स लगाया होगा। तो हम सिर्फ इस समय एक ही बॉल पे फोकस करेंगे। लेट अस फोकस ऑन दिस फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है और कितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ है। तो मोमेंटम जो चेंज हुआ है दैट इज बाई 2mv, राइट। ये mv वेक्टर राइट साइड था, ये mv वेक्टर लेफ्ट साइड है, तो चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mv डिवाइडेड बाई इंटरेक्शन टाइम। अब हमारे पास सब कुछ है। मास का वैल्यू अपने पास 0.05 है, वेलोसिटी जो है हमको यहाँ पे 10 दे रखा है एंड द टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 0.005। तो ये यहाँ से कटेगा तो ये 10, यानी कि सर फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सिंपल सा सवाल, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। ध्यान से देखिए इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2, a bag of sand of mass 9.8 kg is suspended by a rope. A bullet of 200 grams traveling with a speed of 10 meters per second gets embedded in it. Then loss of काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो ये सवाल आपको एक स्टैंडर्ड सा सवाल है जो आपको 2020 में भी पूछा जा चुका है। इस वैरायटी का 21 में भी आपसे सिमिलर वैरायटी का सवाल पूछा जा चुका है। तो हमसे क्या कहता है कि आपके पास बेसिकली एक यहाँ पे बैग ऑफ सैंड है, आप इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक बुलेट है, ये रहा आपका बुलेट, जो कि किसी वेलोसिटी से आता है और इसमें एम्बेड हो जाता है, यानी सेकेंड फोटो में इसी में आके ये फिट हो जाता है। सही बात है। तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है तो ये जो पूरा सिस्टम है इसके पास अब कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। सही बात है। और ये जो सिस्टम है इसका मास कितना हो जाएगा, सैंड ऑफ बैग का मास पहले से 9.8 है, अब बुलेट का मास है 0.2 kg, यानी अब जो सिस्टम का टोटल मास है वो है 9.8 प्लस 0.2 दैट इज योर 10 kg। शुरुआत में इसका मास है 0.2 kg, इसका मास है 9.8 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएंगे फोटो 1 और फोटो 2 के बीच में। तो शुरुआत में सिर्फ बुलेट के पास ही मोमेंटम था, तो 0.2 इंटू 10। बाद में इस पूरे सिस्टम के पास मोमेंटम है, सो 10 इंटू वी। तो यहाँ से आपका v जो है वो निकल के आ जाएगा 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा सर, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। तो शुरुआत में सिस्टम का जो एनर्जी है माइनस बाद में जो सिस्टम का एनर्जी है। शुरुआत में सिस्टम का जो एनर्जी है दैट इज हाफ इंटू मास इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज योर 100 माइनस बाद में जो सिस्टम का एनर्जी है दैट इज हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम इज 10 एंड वेलोसिटी 0.2 है तो उसका स्क्वायर किया तो 0.04। तो ये आपको कट करके हो जाएगा 0.1। this is 10 minus this fellow becomes your 0.02, यानी कि ये आपको है 0.2। so loss is equal to 9.8 joules, that is again your option number B। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात है सर। अच्छा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि आपके पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स है जिसका मास m है, वो
कॉर्नर्स पे प्लेस्ड है ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जो दो आपका परपेंडिकुलर साइड्स है उनका लेंथ है 3 मीटर, और जहां पे ये दो परपेंडिकुलर साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें उसे ओरिजिन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो मुद्दे की बात है कि आपका जो डायग्राम है ना वो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये बेसिकली आपका हो जाएगा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल इस तरीके से, और इसके हर एक वर्टिसेस पे बेसिकली एक स्फीयर है जिसका मास आपको कैपिटल M है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट 0,3। ऐसा कैसे बोला सर? क्योंकि सर हमें यहाँ पे साइड लेंथ दिया हुआ है, राइट? ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। क्लियर है एकदम? अच्छा, फिर क्या बोला हमसे क्वेश्चन में? द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैग्नीट्यूड पूछा है, ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी √x। तो x की वैल्यू बतानी है। सो यहाँ पे तो भाई साहब चुपचाप एक काम कीजिए ना, सबका मास अगर आइडेंटिकल ही है, m ही है, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू m और डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m प्लस m, वो भी 3m है, तो ये आपको 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप y करोगे तो यहाँ पे m1 y1 0, m2 y2 0, यहाँ पे आएगा m3 y3 जो कि अगेन 3m डिवाइड बाई टोटल मास 3m, ये भी 1। यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 1,1, और पोजीशन वेक्टर फिर कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी योर 1 i कैप प्लस 1 j कैप। ये हो गया है पोजीशन वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर √2। सो x की जो वैल्यू है वो अपने को 2 हो जाएगी। क्लियर है एकदम? सिंपल, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास ये मास 250 ग्राम, ये भी 250 ग्राम, और बीच में आपके पास एक स्प्रिंग है। ठीक, सिस्टम आपका रेस्ट पे था फिलहाल और स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में था। फिर आपने इन दोनों मासेस को अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, इफ बोथ आर गिवन वेलोसिटी v इन अपोजिट डायरेक्शंस देन द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज हाउ मच। सो मुद्दे की बात है कि आपने इसको भी इधर वेलोसिटी दिया है v और आपने इसको भी इधर वेलोसिटी दिया है v, तो हमसे इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहा है। मजे की बात इस सवाल में यह है कि आपका दोनों मास आइडेंटिकल है, यानी कि शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है? 0, राइट? ये वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी इधर। अगर शुरुआत में मोमेंटम आपका 0 है, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है। जो भी है स्प्रिंग फोर्स होगा और पूरे सिस्टम पे नेट स्प्रिंग फोर्स भी 0 है, राइट? थोड़ा सा भी इलोंगेट होगा तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर, इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर, पूरे सिस्टम पे नेट हो जाएगा 0। अगर पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, यानी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब क्योंकि शुरुआत में ही सिस्टम का मोमेंटम 0 है, यानी किसी भी मोमेंट पे सिस्टम का जो मोमेंटम होने वाला है वो 0 ही होने वाला है, राइट? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब आपका मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होगा उस मोमेंट पे दोनों ब्लॉक एक साथ रुक गया होगा। बात समझ में आ रहा है? आपका जब मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होगा, सपोज कीजिए ये नया फोटो बन गया है, उस वक्त दोनों ब्लॉक भैया एक साथ रुकेगा, एक साथ रुक जाएगा। दोनों ब्लॉक आपका इस समय रुक चुका है, तभी तो नेट मोमेंटम फिर से 0 हुआ होगा। एक ब्लॉक रुक जाएगा, दूसरा चलता रहेगा, तो नेट मोमेंटम 0 कैसे होगा, राइट? अब यहां पे हमसे पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज द इलोंगेशन, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए ना कि देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट लॉस शुड बी इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। So what is the loss in kinetic energy? The loss in kinetic energy is equal to दोनों ब्लॉक का एनर्जी लॉस हुआ है, that is twice of your half mv square should be equal to gain in your potential energy, that is your half kx square. So 2 से 2 यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, this become your x max. So this is equal to how much?
ये आपका 2 उस साइड चला जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 2mv² डिवाइडेड बाई k का अंडर रूट। सो यहां से आप v को बाहर निकाल लीजिए और अब यहाँ पे जो है एक एक करके डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए। v की वैल्यू आप v ही रहने देंगे, राइट। 2 इंटू मास जो है आपका 250 ग्राम से, विच इज योर 1/4 kg, तो ये आपको 1/4 और आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको 2 है। सो दिस बिकम्स योर v/2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो 4 का जो बी है वो सही जवाब है और आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हमने लॉजिक क्या लगाया, ठीक। इसका एक और तरीका हो सकता है जो शायद आप में से कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर एक बार ही है ना रिड्यूस मास वाला भी बता ही दो इसमें अप्रोच। तो रिड्यूस मास में क्या करते हैं, इन दोनों का मास अगर आपका m है और आपने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, तो देखिएगा इसका फंडा क्या होता है। आप इस पूरे सिस्टम को इस वाले सिस्टम के साथ रिप्लेस कर देते हो, इस वाले सिस्टम के साथ रिप्लेस कर देते हो, जहां पे अब इसका जो मास होगा दैट इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्योंकि दोनों का मास सेम है, सॉल्व करोगे तो ये m/2 निकल के आएगा, यानी सर इसका मास m/2 है। और इस ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी होती है ना दैट इज v रिलेटिव, यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है शुरुआत में, तो वो तो ट्वाइस ऑफ v हो जाएगा, वो तो ट्वाइस ऑफ v हो जाएगा। अब आप इसको एक नॉर्मल सवाल की तरह सॉल्व कीजिए कि मास m/2 है, वेलोसिटी 2v है, तो बताइए जब मैक्सिमम इलोंगेशन रहा होगा उसके लिए इक्वेशन लिख दीजिए, राइट। तो अगेन गेन इन योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ m v² और वेलोसिटी 2v है तो उसका स्क्वायर किया तो 4v²। अगेन देखिए 2 से 4 आपका यहाँ पे नष्ट हो जाएगा और आप अगर देख पा रहे हैं तो ये हूबहू पुराने वाला ही इक्वेशन बना है। सॉल्व करेंगे अगेन आपको ये v/2 निकल के आएगा। क्लियर है? तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ये सारा ही मेथड हमारे रिवीजन वीडियो में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो काफी सवाल जो है इस बार वेरिएबल मास वाले कॉन्सेप्ट पे भी आया है, उसके ऊपर एक सेपरेट पीएचडी वीडियो है हमारे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, राइट। सवाल हमसे कहता है कि सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड from a stationary dropper at a rate of 0.5 kg per second on a conveyor belt moving with a velocity of 5 meters per second. So basically आपके पास ये एक conveyor belt है ना, और ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं इस तरीके से मूव कर रहा है with a velocity of 5 meters per second, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में मान लीजिए ऐसा कुछ तो आपका फनल जैसा है और यहां से ना आपको सैंड इसके ऊपर नीचे गिर रहा है, ठीक। और किस रेट से नीचे गिर रहा है, सो इट इज फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 0.5 kg। हमें मास दे रखा है कि इतना मास 0.5 kg एक सेकेंड में इस बेल्ट के ऊपर आ जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि भैया सैंड जो इनिशियली रेस्ट पे था, है ना, बहुत धीरे धीरे आप उसको जेंटली इसके ऊपर रख रहे हैं, जो पहले रेस्ट पे था इस बेल्ट पे रखने के बाद वो सैंड भी इस बेल्ट का वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो उस सैंड का मोमेंटम में चेंज आया, राइट। तो मोमेंटम में चेंज आने का मतलब है फोर्स का रोल होता है वहां पे। अब ये जो बेल्ट है उसने सैंड पे आगे फोर्स लगाया होगा तभी तो सैंड आगे मूव किया, यानी कि सैंड ने बेल्ट पे पीछे फोर्स लगाया होगा, यही जो फोर्स होता है ना, इसी का आपको फॉर्मूला होता है v इंटू dm/dt। वेरिएबल मास में आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पे v होता है v रिलेटिव dm/dt। तो यहाँ पे जो v होगा दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, dm/dt आपको यही होता है dm/dt, किस रेट से मास ऐड या डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको बच्चा 0.5 ही है, दिस इज योर 2.5 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स दैट द सैंड मस्ट बी अप्लाइंग ऑन द बेल्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। तो अगर बेल्ट को कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखना है तो जो भी ड्राइविंग चीज होगी, इस बेल्ट को जो भी चीज घुमा रही होगी उसको भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इस वाले फोर्स के बराबर, राइट। तभी तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर पाएगी, यानी कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑल्सो 2.5 न्यूटन। तो हमसे क्या पूछा सवाल में, द पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो अगर फोर्स पता चल गया है तो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज योर 12.5 वॉट। सो दिस इज योर
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है। एट द सेम टाइम समझना, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, क्यों लग रहा है फॉर्मूला वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 6। इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड हिट्स टू डिफरेंट वॉल्स एंड कम्स टू रेस्ट विद इन 3 seconds एंड 5 seconds। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग वॉल है। इस तरीके से दोनों के ही तरफ आपको जो बॉल है वो आइडेंटिकल बॉल्स है, राइट। सेम स्पीड से ये लोग आप वॉल की तरफ ट्रैवल कर रही है और वॉल से टकराने के बाद दोनों ही बॉल्स जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। हाँ, बस डिफरेंस जो है वो एक ही है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन टाइम है दैट इज योर 3 सेकेंड, और यहाँ पे दीवार और बॉल के बीच में जो इंटरेक्शन टाइम है वो है 5 सेकेंड। तो एक बात तो तय है भैया, जो इम्पल्स होता है ना, जो आपका इम्पल्स होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम सेम और दोनों ही बॉल का फाइनल मोमेंटम भी सेम है, दैट इज 0। यानी दोनों का जो इम्पल्स होगा ना वो सेम ही होगा। ठीक बात है। लेकिन जो फोर्स होता है दीवार और बॉल के बीच में, जो इंटरेक्शन फोर्स है दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कितने देर के लिए इंटरेक्शन हुआ है, टाइम दोनों में डिफरेंट है, यानी कि फोर्स अलग अलग होगा लेकिन इंपल्स जो है वो सेम होगा। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ बलून हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम in air. The air escapes from the balloon at a uniform rate with a velocity of 4.5 centimeter per second. If the balloon shrinks in 5 seconds completely, then the average force acting on that balloon will be dash, और हमें आंसर देना है इन डाइन्स। सबसे पहले तो डाइन देख के बच्चे घबरा जाएंगे। भैया डाइन का मतलब है कि आपका सब कुछ सीजीएस यूनिट में होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर में रहने दे चीज़ों को, ग्राम में रहने दे और सेकेंड में रहने दे। अगर आप सेंटीमीटर ग्राम में डील कर रहे हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली डाइन में ही निकल के आएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बात यहां पे ये है कि आपका जो बलून है ना, आपका जो ये बलून है, आपका जो ये बलून है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है। यहाँ पे 10 ग्राम जो है अंदर एयर है, अंदर जो एयर है ना वही बच्चा अपना 10 ग्राम है। हमसे कहता है कि 5 सेकंड में पूरा का पूरा हवा जो है वो निकल जाता है, राइट। और किस रेट से निकल रहा है, ये जो हवा निकल रही है वो किस वेलोसिटी से निकल रही है? सो दिस वेलोसिटी इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है एक्टिंग ऑन द बलून। ऑब्वियस सी बात है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, है ना। यही आपका बेसिकली रॉकेट प्रोपल्शन का भी लॉजिक रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो वही होगा, v dm by dt। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी है 4.5 dm, यानी कि कितना मास निकल गया, तो 10 ग्राम पूरा का पूरा निकल गया। और कितने टाइम में निकल गया, तो 5 सेकंड में निकल गया। ध्यान से देखिएगा, हमने यूनिट्स को चेंज नहीं किया है, सेंटीमीटर और ग्राम को रहने दिया है ताकि मेरा आंसर डाइन्स में ही निकल के आए। सो ये आपको हो जाएगा 0.9, यानी कि आंसर जो है अपना 9 डाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? A pressure pump has a horizontal tube of cross section area 10 centimeter square for the outflow of water at a speed of 20 meters per second. The force exerted on the vertical wall just in front of the tube which stops water horizontally flowing out of the tube. Density of water हमको दे रखा है। सो मुद्दे की बात यह है कि आपके पास बेसिकली इस तरीके से ना एक पाइप है, आपके पास इस तरीके से पाइप है और पाइप में से आपको बेसिकली निकल रहा है पानी, राइट। अब ये पानी भाई साहब क्या करते हैं, एक दीवार से जाके टकराते हैं और इंस्टेंटली रुक जा रहे हैं। यानी पानी का जो भी मोमेंटम था वो फाइनली जीरो हो जाता है दीवार से टकराने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि ये पानी जब दीवार से टकरा के रुक ही जाता है तो वो दीवार पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, चेंज इन मोमेंटम। देखिए हालांकि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट, वो भी हमने डिस्कस किया अपने वेरिएबल मास वाले में। ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a है, इसकी जो वेलोसिटी है वो अपने को v दे रखी है। तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, दैट्स दिस f इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। ठीक है,
राइट। जहां पे रो जो है अपना वो है 1000, क्रॉस सेक्शन एरिया अपना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना लिख देंगे। एंड वेलोसिटी स्क्वायर 20 का स्क्वायर किया तो 400। सो दिस बिकम्स हाउ मच, अपने को 1 2 3 4 ये सब खत्म, सो 400 न्यूटन जो है वो अपना जवाब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो इतना फोर्स ये पानी जो है वो दीवार पे लगा रहा होगा। अब कई बच्चों के मन में आता है कि सर ये फॉर्मूला को है ना एक बारी फिर भी समझा दो कि क्यों है ये फॉर्मूला, कहां से आया ये फॉर्मूला। तो ध्यान से मेरी बातों को बच्चा यहां पे सुनिएगा, ध्यान से यहां पे मेरी बातों को सुनिएगा। राइट, बेसिकली फोर्स क्या है, हाउ डू यू डिफाइन दिस फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, तो ये पता कर लेते हैं ना पहले कि 1 सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर इस दीवार से टकराया था, कितना मास ऑफ वाटर इस दीवार से टकराया था, तो वो तो उतना ही मास होगा ना। 1 सेकेंड में कितना लेंथ वाटर आगे ट्रैवल किया होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1 सेकेंड में v इंटू टाइम, सो v इंटू 1, यानी कि v यूनिट का लेंथ का जो लिक्विड है वो दीवार से टकराया, और ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है, यानी जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम टकराया है दैट इज v इंटू a, यानी कि जो मास टकराया होगा दैट इज डेंसिटी इंटू v इंटू a। यानी कि 1 सेकेंड में इतना मास पानी दीवार से टकराता है, तो 1 सेकेंड में उस पानी का मोमेंटम कितना था, दैट वाज दिस मास इंटू वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। सो मास है आपका रो वी ए मल्टीप्लाइड बाई वी, सो दिस बिकम्स योर रो ए वी स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं ना, यही फॉर्मूला आपका घूम के वापस आ गया है। ठीक है, बट स्टिल ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो याद रहे तो बेहतर है ना। अच्छा, ये एक सवाल आपको आया था जो थोड़ा सा डिसेंट है ना, थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको लग रहा है। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसका मास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। क्या है वो फंक्शन, हमको यहाँ पे दे रखा है, दिस इज दी फंक्शन। ठीक बात है, हमसे कहता है कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास अगर 3l बाई अल्फा पे है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या है। रॉड का लेंथ आपका कैपिटल L है, तो स्टैंडर्ड सा यहाँ पे स्टेप होता है, आप यहाँ पे x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते हो, x पे जाके dx लेंथ का जनाब हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया है। इस एलिमेंट का मास कुछ dm होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर x dm अपॉन इंटीग्रल dm। यहाँ पे x क्या होता है, x होता है ये आपका 0,0 कोऑर्डिनेट है, x होता है कि ये जो dm आपने एलिमेंट लिया है ना, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो ये जो एलिमेंट है वो अपने आप में ही पॉइंट मास है, यानी इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास खुद इसी लोकेशन पे होगा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x इटसेल्फ। तो यहां पे x की जगह x ही लिखेंगे। dm का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, dm का मतलब हो जाएगा इस एलिमेंट का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी। तो यहां पे आप बेसिकली लिख दोगे रो इंटू dx अपॉन इंटीग्रल में भी आपका रो इंटू dx आ जाएगा। सो दिस बिकम्स योर xcm इज इक्वल टू, यहां पे आपका x इंटू रो की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे रो0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई योर एल स्क्वायर, राइट। आपका यहाँ पे एक dx भी निकल के आएगा, होल डिवाइडेड बाई दिस बिकम्स योर रो0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। और यहाँ पे लिमिट जो है आपका 0 से लेके l आपका होगा, रो0 से रो0 आपका मर जाने वाला है। ठीक है, ब्रैकेट को आप यहाँ पे खोलेंगे, इंटीग्रेट मारेंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4l स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगा देनी है 0 से लेके l एंड 0 से लेके l। लिमिट लगाने के बाद आपके पास जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, न्यूमरेटर में अगर हम ध्यान से देखें तो वो आपको एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल टू द पावर 4, नीचे भी एल स्क्वायर है तो बोले तो एल स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस एल बाई 3। सो दिस बिकम्स योर एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2l बाई 3। सो दिस इज हाउ मच, दिस बिकम्स योर
एक्स सी एम इज इक्वल टू हाउ मच, 3 ऊपर चल जाएगा, सो 3l/8। तो दिस इज द आंसर, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो सर अपने को 8 आनी चाहिए। क्लियर है एकदम, बढ़िया, शाबाश। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास का लोकेशन के हिसाब से, लेकिन यहां पे ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है। Two bodies of mass 1 kg and 3 kg have a position vector itna and itna respectively, right? The magnitude of position vector of center of mass of this system will be similar to the magnitude of vector which one? देखिए भैया, सबसे पहले तो है ना यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस योर m2 r2 वेक्टर अपॉन योर m1 प्लस m2, राइट। तो 1 kg है, 1 इंटू दिस करेंगे तो ये आपको सिंपली i कैप प्लस 2j कैप प्लस योर k कैप, राइट। उसके बाद क्या करना है, 3 इंटू दिस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा -9i कैप माइनस 6j कैप प्लस योर 3k कैप होल डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज योर 4 kg। तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, i माइनस 9i दैट इज योर -8i कैप, ये आपको हो जाएगा -4j कैप, और ये आपको हो जाएगा 4k कैप डिवाइडेड बाई 4, सो दिस बिकम्स -2i माइनस j प्लस योर k कैप, राइट। तो ये आंसर नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों ने उस एग्जाम में क्या किया था, सवाल के अंत को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, और उन्होंने देखा कि अच्छा -2i माइनस j, अच्छा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जबकि सवाल में हमसे तो कुछ अलग ही चीज पूछ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये जो आपने सॉल्व किया है इसका मैग्नीट्यूड आपको निकल के आ रहा है 4 + 1 + 1 दैट इज योर √6। तो हमसे सवाल में पूछा था कि अगर इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज √6, तो ये 4 एक रैंडम वेक्टर है। हमसे बोलता है कि इन चारों वेक्टर में से कौन सा वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी √6 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है एकदम। तो ये सवाल हमसे पूछा गया था, एंड आई होप द एंटायर सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।